एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका साई फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 1 और उनमें उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बेस्ड हैं चार्ज पर और कूलम्स लॉ पर। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 1.1। व्हाट इज द force between two small charged sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart। यानी ये दो अपने पास चार्ज हैं, एक इसमें से है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb और जो दूसरा चार्ज है मेरे बच्चों ये है 3 into 10 to the power minus 7 कूलाम। और इनके बीच का जो सेपरेशन है मेरे बच्चों ये सेपरेशन है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 to the power minus 2। नाउ ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। कूलम्स लॉ के लिए सब अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं। कूलम्स लॉ के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod q1 mod q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9। q1 मॉड लगाना है, दिस इज 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 divided by 30 into 10 to the power minus 2 स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सीधे कितना आ जाएगा 9 into 10 to the power 9, ये 2 3 जा 6 into 10 to the power minus 14 डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर 900 into 10 to the power minus 4। तो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 6 into 10 to the power minus 3 न्यूटन। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टू स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ये अपने पास एक चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। माइक्रो मतलब 10 to the power minus 6 होगा। और ये दूसरा चार्ज है जो कि नेगेटिव है। इस पर चार्ज कितना है, ये है माइनस का 0.8 माइक्रो कूलम। उनके बीच का जो सेपरेशन है ये r है। हमें निकालना यही है व्हाट इज द, आप ध्यान दें यहाँ पर पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस ही निकालना है। चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस के लिए। उनके बीच का जो फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है, ये फोर्स दे रखा है अपने पास 0.2 न्यूटन। जो एक बिल्कुल बेसिक सी बात हमें समझ लेनी है मेरे बच्चों कि यहाँ पर जो पहला चार्ज है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकली दोनों फोर्स कैसे होंगे, बराबर म्यूचुअल फोर्स होते हैं। तो जितना फोर्स प्लस लगाएगा माइनस पर उतना ही लगाएगा माइनस प्लस पर। ये म्यूचुअल फोर्स आपस में इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के। चलिए वैल्यू लगा देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था, ये फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हम भूलना नहीं है कि यहाँ बात हो रही है मॉड की, ठीक है। अच्छा मॉड के अकॉर्डिंग अब f की अगर हम बात करते हैं तो f कितना हो जाएगा, देखिए f की अगर वैल्यू की बात करें तो f तो हमें गिवन है। अच्छा यहाँ f हमें गिवन है, f कितना हो जाएगा, f अपने पास आ गया 0.2, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 आ जाएगा। मॉड की बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.4 माइक्रोकूलम मतलब 10 की पावर minus 6 आ जाएगा। और जो Q2 आप देख रहे हो, Q2 माइनस लिखा है, देखिए माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है, लेकिन माइनस नहीं लगाया जाएगा क्योंकि हम मॉड की बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0.8 into 10 to the power minus 6 और इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने आर स्क्वायर। अब फाइनली क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर इन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, आर स्क्वायर को 0.2 की जगह और 2 को पॉइंट आर स्क्वायर की जगह पहुंचा दिया जाए। यानी दोनों को क्या करते हैं, इसको पहुंचा दें यहाँ
और 0.2 को यानी आर स्क्वायर को इंटरचेंज कर लें। सही है भाई। अब जरा इंटरचेंज कर लें तो क्या आंसर आने वाला है अपने पास, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू जो आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, ये अपने पास आ जाएगा 9.4 और 0.8, ये आ जाएगा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 है ना, और इंटू पावर कितनी हो जाएगी, पावर को एडजस्ट करते थे, पावर कितनी हो जाने वाली है -12 यानी -3, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2 से जब कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सीधे 2 आ जाएगा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा देखिए, आर स्क्वायर जो अपने पास आ गया ये किसके बराबर आ गया, जब आप इसको आर स्क्वायर सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा 9 2 जा 18 और 18 इंटू 0.8, ये जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा गंदा गंदा से लिख गया है, ये 0.8 है, लो 0.8 साफ सा लिख दूं, वरना आप कहोगे सर आप कैसे पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, 0.8 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपन जब सॉल्व करेंगे अपन लोग, तो ये आ जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आर स्क्वायर को लिख देंगे अपन लोग 144 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। एक पॉइंट मैंने एडजस्ट कर दिया, पावर भी एडजस्ट कर दी। अब फाइनली आर पूछा जाए तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट किसका हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4 का उसका अंडर रूट अगर आप देखोगे तो उसका जो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों वो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर आर आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। जो इसका ये तो क्या देखो फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा फिर पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, भाई ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये दोनों फोर्स फर्स्ट लगाएगा, जितना फर्स्ट लगाएगा सेकंड पर उतना ही सेकंड लगाता है फर्स्ट पर, यानी ये दोनों फोर्स म्यूचुअली बराबर होते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू 0.2 न्यूटन है तो ये दूसरा वाला जो फोर्स आप देख रहे हो इस फोर्स की वैल्यू भी कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू होगी 0.2 न्यूटन, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास पोर्शन है, चेक द रेशियो ke² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस। अब देखो इसको समझते हैं। सबसे पहली बात है कि यहां पर इन्होंने दे रखा है GE² अपॉन, सॉरी गलत लिख दिया, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, सही कर देते हैं जल्दी, कोई गुस्से वाली बात नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो ये आ गया K और ये आ जाएगा GME/MP। अब वो पूछ रहा है ये है क्या वास्तव में, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे लिख दें E/E अपॉन GME/MP, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा KE/E और अपॉन R स्क्वायर, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया R स्क्वायर से और इसको भी डिवाइड कर दो GME/MP अपॉन R स्क्वायर, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ा। लेकिन ध्यान से देखो एक नया फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चों। नया फॉर्मूला क्या बन गया, ये जो आप पूरा फॉर्मूला देख रहे हो ये क्या हो गया, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। यहाँ पर K क्या है, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बार बार क्या पढ़ रहे थे 1/4πε0 कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। बोले किसके बीच में, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो Me लिखा हुआ है ना, देखो ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर ये जो Me आप लिखा हुआ देख रहे हो, Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये हो जाएगा प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होते हैं, तो इसलिए E और E दोनों लिखे गए हैं, यहाँ पर सेम लिखे गए हैं। ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहली बात है कि चेक द रेशियो, ये लिखा है क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, चेक द रेशियो KE² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस। बिल्कुल डायमेंशनलेस क्यों होगा भाई, देखो कि ये भी क्या होगा, ऊपर फोर्स अपॉन फोर्स है, तो फोर्स अपॉन फोर्स का मतलब क्या होगा न्यूटन अपॉन न्यूटन, और न्यूटन अपॉन न्यूटन मतलब क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस। कैसे हो जाएगा, डायमेंशनलेस, इनकी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब यहां पर लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अब वो कह रहा है कि इसके रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, अभी निकाल देते हैं भाई। इसके अब न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालेंगे
मेरे बच्चों तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, देखो भाई न्यूमेरिकल की वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पर जब हम एफ ई और अपॉन एफ जी रखेंगे तो कितना रखेंगे, देखो एफ ई तो होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहीं से रख दे रहे हैं वैल्यू सारी, ठीक है, क्योंकि आर से आर कैंसिल ही हो जाएगा। और ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। और डिवाइड करें किससे, जी 6.6 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट माइनस 11 इंटू एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें दे भी रखा है यहाँ पर, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। मेरे बच्चों जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, डिवाइड करके सॉल्व करोगे, तो ये जो वैल्यू अपने पास आएगी ये आ जाएगी 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। थोड़ा सा मैं आपके अपना और आपका कैलकुलेशन का टाइम बचा लेता हूं क्योंकि ये तो हम आराम से कर ही लेंगे। अब यहां पर 2.4 इंटू 10 पावर 39 आया, तो ये तो बात यहां तक क्लियर हो गई कि look up a table of physical constant and determine the value of this ratio। तो हमने इस रेशियो की वैल्यू तो निकाल दी भाई, देखो वैल्यू तो निकाल के दे दी, बोलिए आ गई वैल्यू। अब वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, बोले इसका मतलब क्या है। अब ध्यान देने वाली बात, यहां पर आप देखो कि यहां पर एफ ई और एफ जी का रेशियो निकाला, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, और ये रेशियो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 आया। तो 10 टू द पावर 39 बहुत बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत 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 बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी टू प्रोटॉन या टू इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका सिंपल सा मतलब है कि चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कुछ भी नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होगी, वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ठीक है, लेकिन 1.5 नहीं होगी भाई, 6.3 नहीं, ये कोई नहीं होगी, होल नंबर होगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा मतलब हो गया कि चार्ज possessed by a body is always some integral multiple of definite amount of charge, और ये है वो definite amount of charge जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब why can one ignore quantization of electric charge when dealing विद मैक्रोस्कोपिक, जब शब्द ध्यान देखिए ये माइक्रो नहीं लिखा है, मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, लार्ज। तो वो कह रहा है कि जब हम चार्ज की वैल्यू ज्यादा ले रहे होते हैं या कुछ इस जगह ऐसी जगह डील कर रहे होते हैं जहां चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है, जब कभी मेरे बच्चों Q की वैल्यू अगर लार्ज होगी, चार्ज की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो N की वैल्यू भी क्या होगी, ये बहुत लार्ज आ जाएगी। बोले सर ये एक वेरी और लगा सकता हूं मैं, वेरी वेरी लार्ज भी कह सकता हूं। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि Q के देखो N का जो फॉर्मूला बनेगा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। N का जो मेरे बच्चों फॉर्मूला आपके सामने है वो Q अपॉन E है, ये बनेगा ना N का, और Q अपॉन E का मतलब हो जाएगा Q कुछ भी रखो, जब आप डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस 19 से, तो अपने आप ही n की वैल्यू, क्योंकि अपॉन में कितना आ गया 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में आ रहा है, तो अपने आप ही ये जो वैल्यू बनेगी ये बहुत ज्यादा लार्ज होगी, ठीक है। तो इसलिए n अगर Q बहुत ज्यादा है तो n उस केस में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एक एक करके पार्टिकल की शिफ्टिंग थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल लगती है, इसलिए वहां इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of energy. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज neither be created nor be destroyed। एक काम करते हैं, यहां पर एक ग्लास का कोई आर्टिकल लेते हैं और ये मान लेते हैं एक सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं, और फिर क्या किया, इसको रब किया। अब जब इनको रब करेंगे तो ऑब्वियस बात है ग्लास पर भी एक चार्ज आएगा, उससे
सिल्क क्लॉथ पर भी चार्ज आएगा। मेरे बच्चों ग्लास पर जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव। ग्लास पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ग्लास और सिल्क को रब करने पर। और जो सिल्क पर चार्ज आएगा मेरे बच्चों वो आएगा नेगेटिव। सिल्क पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। अच्छा, होगा क्या अगर इस समय पर देखा जाए? तो इस समय Q इनिशियल कितना है? 0। बोले Q इनिशियल नेट चार्ज ना ग्लास पर है ना ही सिल्क पर है, दोनों पर नेट चार्ज 0। यानी Q इनिशियली सिस्टम पर, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो इस पूरे सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है मेरे बच्चों? 0। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि चार्जिंग होने के बाद इस पर आ गया प्लस का Ne और इस पर आ गया माइनस का Ne। अब पूछा जाए अभी अब सिस्टम पर नया चार्ज, यानी सिस्टम मतलब ये जो आपके सामने है, बोले ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं इस पर नेट चार्ज कितना होगा? तो जो फाइनल चार्ज है मेरे बच्चों, फाइनल चार्ज कितना होगा? प्लस का Ne माइनस का Ne। जब टोटल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब नेट चार्ज पहले भी 0 था और नेट चार्ज बाद में भी 0 रहा। इसका मतलब चार्ज ना तो प्रोड्यूस हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसका मतलब ये किससे कंसिस्टेंट हो गया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सिंपल सा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1.6, एक स्क्वायर है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और इस पर 4 चार्जेस हैं। हर एक कॉर्नर पर एक चार्ज है, जैसे कि आप क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख रहे हो। कौन कौन से चार्ज हैं देखते हैं इस पर। सबसे पहले 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, यहां पर कितना है? प्लस का 2 माइक्रोकूलम है। दूसरे पॉइंट पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। तीसरे पॉइंट पर प्लस का 2 माइक्रोकूलम है और चौथे पॉइंट पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। और व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर? और इसके सेंटर ऑफ स्क्वायर पर क्या रखा हुआ है? इसके सेंटर ऑफ स्क्वायर पर एक चार्ज रखा हुआ है। आप सभी जानते हैं सेंटर का मतलब होगा जहां पर किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल है वो कट करते हैं वो सेंटर कहलाता है। यानी इस जगह पर एक +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब देखिए, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम 4 चार्जेस से चारों तरफ घिरा हुआ है तो इस पर 4 यानी 4 फोर्सेस लगेंगे। या डायरेक्शन पे ध्यान देते हैं कहां कहां से। सबसे पहले ये जो A पर रखा हुआ है ये इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नाउ दिस इज FA। और वहीं जो C पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है ये भी क्या करेगा? ये भी इसको रिपेल करेगा, FC। अब क्योंकि FA और FC, देखो ध्यान से देखो, दोनों सेम पेयर ऑफ चार्ज और सेम डिस्टेंस पर है तो FA कैंसिल कर देगा FC को, यानी FA और FC आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे चार्ज पर। यहां पर जो -5 माइक्रोकूलम है ये +1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट्स इट FB। और जब -5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसी समय पर -5 माइक्रोकूलम जो कि D पॉइंट पर है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट इज FD। अब दोनों ही फोर्स फिर से इक्वल एंड अपोजिट तो FB कैंसिल आउट FD, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। 4 फोर्स लग रहे हैं, चारों क्या होंगे? आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा? बड़ा सिंपल सा आंसर आया, कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी सही लगे तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट, ये 10 to the power 9 है बच्चा, जो 109 करके दिख रहा है, मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लॉजिकली इससे क्लियर हो जाएगा कि 1 या लार्ज चार्ज पर हमें क्यों इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन को। ये इसमें भी एक आंसर छुपा है। चलिए शुरू करते हैं। सब बच्चे जानते हैं Q इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों? Ne, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने प्लस ले लिया। तो यहां पर N किसके बराबर होगा? ये आ जाएगा Q अपॉन
E। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर मुझे 1 कूलाम चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहां पर Q की वैल्यू लगा देता हूं मैं 1 कूलाम और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि अगर मुझे 1 कूलाम चार्ज लाना है तो मेरे बच्चों मुझे कितना चार्ज हटाना पड़ेगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब आ जाते हैं यूनिटरी मेथड पर। देखिए 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में 1 सेकंड लग रहा है। देखिए लिखा ना एवरी सेकंड, और 10 टू द पावर, ये ध्यान रखिएगा, ये लिखने में थोड़ा सा ऐसा है, 10 टू द पावर 9 है। तो यूनिटरी मेथड से करते हैं। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में लगता है 1 सेकंड का टाइम। ठीक है भाई, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना लगेगा, 1/10 टू द पावर 9 सेकंड। अब हमें रिमूव कितने करने हैं, 6.25। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में जो टाइम लगेगा वो होगा 1/10 टू द पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। जब इसको मेरे बच्चों आप सॉल्व करोगे तो ये जो सॉल्व होकर अपने पास जो वैल्यू आने वाली है ये आएगी 6.25। से पावर कैंसिल करनी है, 10 टू द पावर 9 सेकेंड। अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो वैसे तो नहीं लग रहा कुछ स्पेशल है, बोले सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं इसका एक ब्राइट जो होता है दूसरा पहलू आपको सिखाता हूं। यहां पर इसको जानने के लिए हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि 1 ईयर में, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं। तो मेरे बच्चों जब 1 साल में सेकंड की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली होते हैं 1.3.15 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड्स होते हैं 1 साल में। तो अगर मैं इस पूरे डेटा को ईयर में कन्वर्ट करूं, साल में कन्वर्ट करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू देख रहे हो ना इतनी, ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7। और बच्चों आप थोड़ा सा आश्चर्य करोगे, सरप्राइज हो जाओगे। क्यों सरप्राइज, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के आएगी पता है कितनी निकल के आएगी, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली 200 साल, 200 ईयर्स। इसका मतलब कि अगर आपको हम क्वांटाइजेशन माने तो हमें 1 कूलाम चार्ज किसी बॉडी पर लाने के लिए, जबकि हम उसे किस रेट से शिफ्ट कर रहे हैं, रेट कम नहीं है, 10 टू द पावर 9 का मतलब पता है कितना, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हम 1 सेकंड में शिफ्ट कर रहे हैं। और 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन अगर मैं 1 सेकंड में शिफ्ट कर रहा हूं तो भी मुझे 1 कूलाम चार्ज लाने में कितना समय लग जाएगा, 200 साल लग जाएंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 1 कूलाम चार्ज यानी चार्ज की वैल्यू अगर बड़ी है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है, तो हमें क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक कप ले लेते हैं, वो कह रहे हैं एक कप में क्या भरा हुआ है, एक कप में पानी भरा हुआ है और इस कप में कितने पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज। अब सबसे पहली बात है कि यहां पर कॉन्सेप्ट चल कैसे रहा है, बात हो रही है वाटर की। वाटर मतलब H2O, वाटर मतलब H2O और H2O का मतलब 2H, या ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, H2O का मतलब हो जाएगा H और H और O, और H और O का मतलब हो जाएगा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे H का मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे H का मतलब ऑक्सीजन है, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि एक H2O पर कितना पॉजिटिव चार्ज। तो एक H2O पर 10 प्रोटॉन है यानी प्लस का 10e पॉजिटिव चार्ज है, और एक H2O पर कितना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आए, माइनस का 10e। तो बात यह कि अगर मेरे पास एक सिंगल H2O एटम है तो उस पर कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन ये जानना चाहते हैं कप ऑफ वाटर यानी एक कप पानी में इतना कितना होगा। तो एक काम करते हैं,
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसा मान लेते हैं कि 1 कप ऑफ वाटर 1 कप वाटर इक्वल्स टू 250 ml या 250 ग्राम बोल देते हैं। प्योर वाटर मान रहे हैं तो डेंसिटी क्योंकि एक है ग्राम। 1 कप वाटर का मतलब 250 ग्राम। 250 ग्राम का मतलब हो जाएगा 250 को अगर मास को मेरे बच्चों मैं अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 2 हाइड्रोजन और जैसे होता है 1H2 1H2 है ना, तो 1H1 हाइड्रोजन ये हो जाएगा, देखो 1H1 दूसरा भी 1H1 और 8O16। तो यहां पर अगर मैं किसकी बात करूं मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं इनके मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास मिलकर कितना हो जाएगा 16 1 एंड 1 दैट इज 18। तो अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करूं तो ये मोल्स हो गए ना मोल्स। अच्छा मोल से आगे यानी 250 ग्राम इक्वल्स टू 250 अपॉन 18 मोल्स। हम सभी जानते हैं एवोगाड्रो के कॉन्सेप्ट से कि अगर मेरे पास 1 मोल होता तो कितने हाइड्रोजन होते, तो 250 अपॉन 18 मोल्स में कितने H2O हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। आई थिंक मैं सही हूं यहां पर 23, ठीक है। अच्छा अब 1 कप वाटर में यानी कितने हो जाएगा, एक अगर 1 H2O होता तो उसमें प्लस का 10E चार्ज होता, लेकिन मेरे पास तो ढेर सारे H2O हैं। मेरे पास देखो कितने सारे H2 हैं, मेरे पास तो ये H2 हो गया, टोटल नंबर ऑफ जो H2 है वो ये आ गया, ठीक है। तो निकाल सकते हैं टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज हम कितना कह सकते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज, स्पेलिंग गड़बड़ होगी सही कर दूं, नेट पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों नेट पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो ऊपर बस क्या करना है, एक H2O पर इतना है और हमारे पास टोटल H2O इतने हैं, तो सीधे मल्टीप्लाई उठा के कर देते हैं, यानी कि क्या मल्टीप्लाई कर दें 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। एक बार चेक कर लीजिएगा ऐसा नहीं मैंने एवोगाड्रो नंबर गलत लिख दिया हो, और इंटू 10E मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जब इसको पूरा कैलकुलेट करके आप सॉल्व करोगे तो ये जो अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, यानी एक अच्छी खासी वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं ये theoretically काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence। inverse square dependence का मतलब है कि अगर आप Coulomb's law बोलो तो भी 1/r² आता है ना, Coulomb's law 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r², और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो तो भी आता है Gm1 m2 अपॉन r², जैसा कि आज पहला तीसरा थर्ड क्वेश्चन था। तो दोनों में ही क्या आया, दोनों में अपॉन में r² आ रहा है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। अच्छा अब ये करना क्या चाहते हैं, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फॉर 2 प्रोटॉन्स, ठीक है। यानी ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जानना चाहते हैं। किसके लिए जानना चाहते हैं, केस 1 में ये सबसे पहले जानना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो निकाल देते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए मतलब कितना होगा, ये तो आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है ना मेरे बच्चों, ये आप अगर ध्यान दो तो जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें एक रेशियो पूछा गया था कि ये डायमेंशन लेस है नहीं, इसकी वैल्यू थी के था ना, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं Q1 Q2 कर दे रहा हूं और अपॉन में आ गया था Gm1 m2, थोड़ा जनरलाइज कर दिया मैंने। अब उन्होंने केस 1 में किसके लिए पूछा है, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए पूछा है, तो ठीक है अभी वैल्यू लगा देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर दोनों पर चार्ज सेम होता है तो 1.6
10⁻19 लगा दीजिएगा, दूसरा भी आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। और अपॉन में अगर हम आ जाते हैं तो आ जाएगा जी 6.67 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। मास, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ गिवन है, मास 9.11 इंटू 10⁻31 के मतलब किलोग्राम है यहाँ पर, और दूसरा लगाओगे प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27। थोड़ा कैलकुलेशन में लेंथी हो सकता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, तो ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेशन वाइज जो आंसर अपने पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये जो आएगा ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2.4, सेम जो पहले भी पढ़ चुके हैं 39 आ जाएगा, ठीक है। ये कब की बात होगी, जब हम किसके लिए निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर किसके लिए किया जाता है, यही किया जाता है 2 प्रोटॉन्स के लिए। तो यही 2 प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो 2 प्रोटॉन्स में क्या आएगा, देखो जब 2 प्रोटॉन की बात करेंगे तो चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस 2 अगर बात करें, केस 1 की जगह केस 2 आ जाओ। अब हम जब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्योंकि सेम होता है, फर्क कहां पड़ेगा मेरे बच्चों, फर्क पड़ेगा मास में। जब दोनों ही प्रोटॉन कहोगे तो ये वाली वैल्यू चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास की जगह यहां पर क्या लगा दिया जाएगा, यहां पर लगाया जाएगा प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास कितना, यानी 1.67 इंटू 10⁻27। और जब आप ये वैल्यू लगाओगे तो जो वैल्यू अपने पास आंसर की फॉर्म में मिल जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, वो अपने पास आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा कम कर दिया है बल्कि ज्यादा कर दिया है तो वैल्यू थोड़ी कम आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.3 इंटू 10⁻36। यानी कहने का मतलब है बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल बेसिक वैल्यू लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पर आते हैं जो इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, बी पार्ट क्या है मेरे बच्चों। बी पार्ट क्या कह रहा है, देखो जरा इसका। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट कह रहा है वो एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, अब दोनों को रिलीज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या लगेगा मेरे बच्चों, इनके बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगेगा उतना ही फोर्स प्रोटॉन पर लगेगा, तो फोर्स तो बराबर है। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, और जब हम बात करेंगे किसकी, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन की, तो इसको यूज करेंगे फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। आपसे कहा जाए कंपेयर करो, कंपेयर का मतलब सीधे सीधे क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो, ए ई अपॉन ए। ये अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ए प्रोटॉन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो फाइनली सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास आप रखोगे, अच्छा यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए कि किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होता है, तो आप साफ देख सकते हो ये वैल्यू एक से काफी बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी। क्यों एक से क्यों बड़ी होगी भाई, देखो क्योंकि देखो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, यानी प्रोटॉन का मास ज्यादा हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू एक से बड़ी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन प्रोटॉन से ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle। जल्दी से बना लेते हैं अपन लोग के इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड सेम हो और बीच में एंगल बने 60, यानी कि साइड सेम होगी तो एंगल अपने आप 60 बनेगा, और सब पर रखा है एक एक चार्ज, जिसकी चार्ज की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, तीनों चार्ज, तीनों के तीनों जो चार्ज यहां पर हैं वो सब के सब Q है, ठीक है। अच्छा, और व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q, कैपिटल Q, ठीक है। सेम साइन, अच्छा ये अगर पॉजिटिव है तो उसको भी पॉजिटिव मानना है, और कहां रखा है वो, सेंट्रॉइड। अब बात करते हैं सेंट्रॉइड क्या चीज होती है भाई, सेंट्रॉइड क्या होगी, तीनों मीडियन को मिलाने जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस ट्राइंगल की मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है
ये सेंट्रॉइड, यानी इस जगह पर क्या है, इस जगह पर भी रखा हुआ है एक पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, अब इसको कहते हैं ए, इसको कह देते हैं बी और इसको कह देते हैं सी। अब ध्यान देने वाली बात, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। सबसे पहले जो ए पर रखा है ना, ये देखो, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जो चार्ज है, ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ, नीचे की तरफ। यानी फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा एफ ए। ऐसे ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, इधर की तरफ धक्का देगा तो बाहर की तरफ। तो ये जो फोर्स लगेगा अपने पास, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये अपने पास हो जाएगा एफ सी। और ऐसे ही यहां पर ध्यान दें, अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला क्या करेगा, इसको इधर की तरफ धक्का देगा, इस तरफ रिपेल करेगा, तो इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये एफ बी। तो अपने पास कौन से फोर्स आ गए, देखो ये आ गए। अच्छा, ये सारी न्यूमेरिकली सारे फोर्स की वैल्यू सेम होगी। बोले सेम क्यों होगी, देखो फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और चार्ज पे डिपेंड करती है। अब ये इसका सेंट्रॉइड है तो डिस्टेंस सारे वर्टिसेस से सेम होगी। ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, और चार्ज का पेयर ऑफ चार्ज भी सेम है, तो सारी वैल्यू कैसी होंगी, सेम। यानी ये भी एफ लग रहा है, ये भी एफ लग रहा है, और ये भी एफ लग रहा है। अब यहां पर एक थ्योरम भी आप यूज कर सकते हो। थ्योरम में आप देख सकते हो ये जो एंगल है ये 120 है, ये वाला एंगल भी कितना होगा, अगेन ये भी 120 है, और ये एंगल देखोगे ये भी एंगल कितना है, 120। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि फोर्स, और ये लामीज थ्योरम कहलाती है, एक काम करता हूं मैं बिना लामीज थ्योरम के बताता हूं, वरना एक कॉन्सेप्ट और इसमें बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा और आसान तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर बिना लामीज थ्योरम के कराता हूं। इस शब्द को याद रखिएगा, अगर आप में से किसी को लामीज थ्योरम आती है तो आप उससे कर सकते हो उसको लेकर। अच्छा, यहां पर सबसे पहले एफ और एफ और बीच का एंगल कितना है, 120। तो यहां पर आप फोर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, वेक्टर फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्मूला मेरे बच्चों को याद हो तो वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेक्टर फॉर्मूला होता है एफ, जो रिजल्टेंट होता है नेट, वो होता है अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ cos 120। और मेरे बच्चों cos 120 की जो वैल्यू होती है ना, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो ये आ गया एफ स्क्वायर और प्लस 2f² और इंटू -1/2। अब जब -1/2 से 2 कैंसिल करोगे तो f² प्लस का आ गया और एक माइनस का f²। तो फाइनली ये क्या बनता है, अंडर रूट के अंदर f² बचेगा, एक f² कैंसिल हो जाएगा, यानी f। यानी बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर सेम है और उनके बीच में एंगल 120 का है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, नेट होता है, वो एक वेक्टर के ही बराबर आता है। ये वेक्टर का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है, किनका, इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा अपने पास, वो आएगा ये ये क्या है, देखो ये एफ बी था, ये क्या था एफ सी, तो यह एफ बी सी। एफ बी सी का मतलब बी और सी का रिजल्टेंट, और ये भी एफ के बराबर है, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना, ये भी एफ के बराबर। तो ये दोनों एफ बी सी एंड एफ आर कैंसिल आउट। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एफ बी सी किससे कैंसिल हो जाएगा, एफ से कैंसिल हो जाएगा। और अगर एफ बी सी एफ से कैंसिल हो गया, यानी ये वाले दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये दोनों फोर्स अगर कैंसिल हो गए तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, नेट फोर्स की अगर बात करें मेरे बच्चों, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स आ गया 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। यहां पर क्या दे रखा है, देखिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर दो फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और उनके बीच में एंगल 120 का बने तो जो नेट फोर्स है वो किसी सिंगल फोर्स के ही बराबर हो जाता है। यानी F और F बीच में एंगल 120, तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आएगा, F आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर द चार्ज Q Q माइनस Q, प्लस Q है यहां पर, प्लस Q है यहां पर, लेकिन यहां पर माइनस Q है। ठीक है भाई,
और नाम रख देते हैं ए, अच्छा नाम मैं बाद में रख दूंगा जहां थोड़ी जगह बचेगी, ठीक है। ऊपर ए बी सी करके मान लेते हैं। अब बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अब इन तीनों पर नेट फोर्स बताना है, ठीक है। ये बताते हैं, देखो सबसे पहले ए वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। ए कौन सा, ये ऊपर की तरफ जो बना है, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, जरा ध्यान देने वाली बात। यहां पर अगर मैं इसको ए पॉइंट कह देता हूं तो इस पर क्या होगा, जो ए पर रखा है प्लस क्यू रखा है, देखो ये जो प्लस क्यू रखा हुआ है इस पर ये वाला प्लस इसको क्या करेगा, देखो इस तरह से रिपेल करेगा, करेगा तो उस तरह से रिपेल करेगा, भगाएगा या दूर चले जाओ। और ये वाला माइनस क्या करेगा, ये वाला माइनस इसको अपनी तरफ लेके आएगा इस तरह से। तो एक फोर्स तो रिपल्शन का ऐसे बनेगा, ये इस तरह से आ गया, और एक फोर्स अंदर की तरफ। अब मैं ड्रॉ करता हूं उसको, देखो ये फोर्स कौन सा हो गया, देखो ए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बी कह देता हूं और इसको कह देता हूं मैं सी। तो ये हो जाएगा एफ ए बी। एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अच्छा, और सी वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये खींचेगा अपनी तरफ, ये कहलाएगा एफ ए सी। अच्छा, एंगल कितना बना, ये एंगल कितना, हम सब जानते हैं कि ये एंगल कितना होगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ये एंगल अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 120 हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने बताया था आपको कि इसकी वैल्यू अगर मैं एफ मान लूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, एफ। बोले सर आप दोनों फोर्स बराबर क्यों माने ले रहे हो, देखो फिर बताया था, अगर मैं एफ ए बी लिख रहा हूं तो एफ ए बी का मतलब हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन साइड, अगर इसकी मैं ए मान लूं तो ए स्क्वायर। अगर मैं एफ ए सी लिखूंगा तो सेम सिचुएशन के, अब क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया जाता है इसलिए साइन नहीं आएगा, तो साइड तो ये भी ए ही है। तो देखो दोनों सेम आए कि नहीं आए, दोनों को एफ मान लेते हैं, दोनों को एफ मान लेते हैं तो एफ और एफ दो फोर्स हो गए और इनका बीच का जो एंगल है वो 120 हो गया। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूं, नेट की बात करता हूं मेरे बच्चों, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो सीधी सीधी कितना आ जाएगा, फिर समझ लो एक बार, इसको सॉल्व करके बता देता हूं। कितना आ गया, पहले तो आ गया एफ स्क्वायर, ठीक है भाई, दूसरा भी कितना है एफ स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2f इंटू एफ कॉस 120। अभी मैंने बताया था cos 120 होता है मेरे बच्चों, कितना cos 120 होता है -1/2। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और प्लस एक काम करता हूं थोड़ा सा, पहले दोनों एफ स्क्वायर को ऐड कर देता हूं, ये तो अगर 2f स्क्वायर हो गया पहले वाले दोनों, और प्लस 2f स्क्वायर और माइनस का 1/2। अब कैलकुलेशन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बचा एफ स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर मतलब सीधे सीधे कितना हो जाएगा एफ। तो एफ ए बी और एफ ए सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर आया, एफ। यानी यहां पर नेट फोर्स कितना आएगा, एफ। मैं थोड़ा सा बोर्ड अपना साफ कर लेता हूं जिससे कि लिखने की जगह मिल जाए। यानी ये जो नेट फोर्स अपने पास आया इन दोनों का, ये कितना आएगा, देखो ये जो नेट फोर्स अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो इस तरफ आ जाएगा, एफ बाइसेक्ट करता हुआ 60 ऊपर 60 नीचे, ठीक है। ये पहले फोर्स आ गया, ये अगर समझ में आ गया हो तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे, देखो आगे प्रोसीड करते हैं, जल्दी जल्दी रब कर देता हूं मैं। अब आ जाते हैं किस पर, माइनस वाले पर आ जाते हैं ना, माइनस पर। अभी माइनस वाले पर कौन सा फोर्स, माइनस जो सी वाला चार्ज है इस पर पहले आ जाते हैं बोलो। तो सी पर फोर्स कहां कहां लगेगा, ध्यान दीजिएगा। सी पर अगर हम फोर्स की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो सी माइनस जो माइनस क्यू चार्ज है ना, उसको प्लस ए वाला क्या करेगा, देखो इसको, ये वाला चार्ज जो है इसको क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा ना प्लस वाला, और इसको ये वाला जो है ना बी पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, देखो इस तरफ भगाएगा। Q माइनस जो C पर माइनस Q रखा हुआ है, B वाला उसको इधर रिपेल करेगा और A वाला उसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी फोर्स कैसा कैसा हो गया, देखो जरा फोर्स बनाता हूं, ये जो बना ये कहलाएगा एफ सी बी रिपल्शन का, और ए वाला उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ए वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा,
तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी ए। एंगल फिर कितना बना देखो 120 बना। अच्छा ये भी एफ के बराबर होगा और ये भी एफ के बराबर जैसे पहले सिखाया था। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है और बीच का एंगल 120 है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा मेरे बच्चों, वो रिजल्टेंट कितना बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा एफ, और बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ ये आ जाएगा, ये फोर्स, ये नेट फोर्स आ गया। ठीक, ये नेट फोर्स आ गया। ठीक है, और जल्दी से इसके लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं लास्ट पोर्शन पर। कौन सा, देखो ये बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है, बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये हो गया एफ बी सी, है कि नहीं? देखो सोच के देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा कि नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, अच्छा, और ये जो ए पर है पॉजिटिव वाला, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो क्या तुम भाग जाओ, यहां से दूर चले जाओ। एफ बी ए होगा कि नहीं होगा, देखो ध्यान से देखो, इस कंडीशन में क्या होगा, देखो अब यहां पर ये एंगल भी कितना बना, फिर से एंगल कितना हो गया यार, फिर से 120 बना। तो 120 बनने का मतलब इनका भी रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो ये इस तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसको अगर मैं एफ कह दूं, इसको भी एफ कह दूं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि तीनों पर लगने वाले फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स की वैल्यू एफ निकाल सकते हो, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन, साइड कितनी दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, साइड दे रखी है ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो फाइनली ये अपने पास सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अपन लोग। अब